ए भाई, अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो बीपीएससी और कोई भी बिहार का एग्जाम हमेशा भारी पड़ेगा। आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी। आज हम इतिहास के एक बहुत जरूरी हिस्से पर बात करेंगे, भारत में किसान आंदोलन। लेकिन इसे हम सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ कौन सा विद्रोह कब हुआ ये नहीं। बिल्कुल, हम समझेंगे कि कैसे किसानों के विरोध का तरीका, उनका स्वरूप समय के साथ बदला, कैसे वो पहले की मजबूर हिंसा से एक संगठित कानूनी लड़ाई तक पहुंचे, और फिर कैसे गांधी जी के आने के बाद ये आंदोलन हमारी आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए। हाँ, तो हम सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि कैसे और क्यों हुआ, इसकी गहराई में जाएंगे। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या वजह थी कि किसान जो बस अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता है, उसे हथियार उठाने पड़े, सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, इसका एक शब्द में जवाब है शोषण। और इस शोषण के कई चेहरे थे। सबसे पहला और सबसे सीधा था जमींदारों और अंग्रेजों का अत्याचार। लगान यानी टैक्स। हाँ, लगान। और वो इतना ज्यादा था कि किसान की कमर ही टूट जाती थी। फसल हो ना हो, लगान तो पूरा देना ही पड़ेगा। और मैंने सुना है ये सिर्फ लगान तक ही नहीं था, एक बेगार प्रथा भी थी। इसका क्या मतलब था? सही पकड़ा आपने। बेगार का मतलब है बिना किसी मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। किसान को जमींदार के घर पर, खेत में मुफ्त में काम करना पड़ता था। बाप रे। और ऊपर से थी अवैध वसूली, मतलब लगान के अलावा भी गैर कानूनी तरीके से पैसा ऐंठना। और अगर कोई किसान ये सब नहीं दे पाया तो उसे उसकी जमीन से निकाल देते थे, बेदखल कर देते थे। बिल्कुल। जरा सोचिए उस किसान की हालत, जिस जमीन को उसके पुरखों ने सींचा, एक दिन कोई आकर कहता है ये अब तुम्हारी नहीं रही। इसी बेबसी और गुस्से से ही तो फिर विद्रोह का जन्म होता है। हाँ, और दूसरा बड़ा कारण था भारत के अपने उद्योगों का, मतलब पतन। अंग्रेजों ने अपनी मशीनों से बना सस्ता माल भारत के बाजारों में भर दिया। अच्छा, तो हमारे जो बुनकर थे, कारीगर थे, सब बेरोजगार हो गए। जब उनका काम छिना तो वो भी गांव लौटकर खेती पर ही निर्भर हो गए। इससे जमीन के छोटे से टुकड़े पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। और तीसरा कारण जो शायद सबसे खतरनाक था, वो थी अंग्रेजों की अपनी नीतियां। हाँ, उनके बनाए कानून, उनकी अदालतें, उनकी पुलिस, सब हमेशा अमीर जमींदारों और साहूकारों का ही साथ देते थे। गरीब किसान की कहीं कोई सुनवाई ही नहीं थी। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब किसानों ने आवाज उठाई। और इसी आवाज की पहली बड़ी और संगठित गूंज हमें सुनाई देती है 1859-60 में, नील विद्रोह के रूप में। इस साल को दिमाग में बैठा लीजिए, 1859-60। 1857 की महान क्रांति की ठीक बाद। ठीक बात। हाँ, ये बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ था और इसके नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। ये नाम सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पर यहाँ मुद्दा क्या था? नील की खेती में क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि अंग्रेज बागान मालिक किसानों को चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलें उगाने ही नहीं देते थे। वो नील उगाने पर मजबूर करते थे। इसके लिए वो कोई ददनी प्रथा अपनाते थे, है ना? हाँ, ददनी प्रथा। ये सुनने में तो एक एडवांस पेमेंट जैसा लगता है, लेकिन ये एक जाल था। जाल? कैसे? वो आपको जरूरत के वक्त थोड़ा सा पैसा एडवांस में देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और बदले में आपकी आने वाली पूरी फसल कौड़ियों के भाव खरीद ली, चाहे बाजार में उसका दाम कुछ भी हो। मतलब हर तरफ से किसान का ही नुकसान। और तो और, नील की खेती जमीन की सारी ताकत खींच लेती थी, उसे बंजर बना देती थी। लेकिन इस आंदोलन में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इसको पहली बार पढ़े लिखे शहरी लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। बिल्कुल। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में इसके बारे में लगातार लिखा, और दीनबंधु मित्र ने तो नील दर्पण नाम का एक नाटक ही लिख दिया। और ये नाटक बहुत असरदार साबित हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। नील दर्पण जैसे नाटक ने गांव और शहर की दूरी को कम कर दिया। शहर का बुद्धिजीवी गांव के किसान के दर्द को अपना दर्द समझने लगा। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या सरकार ने किसानों की बात सुनी? सुनी। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें झुकना पड़ा। 1860 में नील आयोग बनाया गया, जिसने माना कि हाँ, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। और फिर? और आखिरकार जबरन नील की खेती को अवैध घोषित कर दिया गया। ये संगठित किसानों की पहली बहुत बड़ी जीत थी। तो नील विद्रोह ने एक तरह से रास्ता दिखा दिया। इसके लगभग 13 साल बाद
बंगाल में ही एक और बड़ा आंदोलन हुआ, पावना विद्रोह। हाँ, 1873 से 76 तक। ये पूर्वी बंगाल के यूसुफ शाही परगना में हुआ। यहाँ भी मुद्दा जमींदारों का ही था, जो मनमाने ढंग से लगान बढ़ा रहे थे। लेकिन इसका तरीका नील विद्रोह से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। ये आंदोलन हिंसक नहीं था, बल्कि ये मुख्य रूप से कानूनी लड़ाई थी। कानूनी लड़ाई मतलब कोर्ट कचहरी? हाँ, किसानों ने संगठन बनाए, चंदा इकट्ठा किया और जमींदारों के खिलाफ अदालत में केस लड़ना शुरू कर दिया। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या उस दौर में किसानों को ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर इतना भरोसा था? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें भरोसा था ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये उनकी रणनीति थी। उनके नेता जैसे ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल जानते थे कि हिंसा करेंगे तो अंग्रेज उन्हें बेरहमी से कुचल देंगे। उनका एक नारा भी तो था, हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अंग्रेजों के भक्त थे। इसका मतलब था कि वो जमींदार नाम के बिचौनिए को हटाना चाहते थे, ताकि सरकार से उनका सीधा वास्ता हो। तो क्या ये कानूनी लड़ाई काम आई? हाँ, इसका भी असर हुआ। सरकार के दबाव में 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम यानी बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ। इससे किसानों को जमीन पर कुछ अधिकार मिले। तो बंगाल में लड़ाई सीधी थी जमींदारों के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र के दक्कन में हमें विरोध का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल। साल था 1875 और जगह थी पुणे और अहमदनगर। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मतलब सरकार सीधे किसान यानी रैयत से लगान वसूलती थी। बीच में कोई जमींदार नहीं? कोई नहीं, पर असल में सरकार खुद ही एक बहुत बड़ी जमींदार बन गई थी। लगान इतना ज्यादा था कि किसान साहूकारों के जाल में फंसते चले गए। और यहीं पर उन्होंने विरोध का वो अनोखा तरीका अपनाया, सामाजिक बहिष्कार। हाँ, और ये कमाल की रणनीति थी। किसानों ने मिलकर फैसला किया कि वो साहूकारों का कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने गांव के नाई, धोबी, मोची सबसे कह दिया कि इनकी सेवा बंद कर दो। वाह, मतलब बिना कोई हिंसा किए सिर्फ सामाजिक एकता से उन्होंने साहूकारों की कमर तोड़ दी। हाँ, बिल्कुल। उनका मुख्य निशाना थे साहूकारों के वो कर्ज के कागजात, जिनके दम पर वो किसानों की जमीनें हड़पते थे। ये तो एक तरह का गांधीवादी सत्याग्रह था, गांधी जी के आने से भी कई साल पहले। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इसकी खासियत थी। और नतीजा ये हुआ कि 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया, ताकि किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाया जा सके। अब तक हमने जो आंदोलन देखे वो क्षेत्रीय थे, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, और इस मोड़ का केंद्र बनता है अपना बिहार। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, और बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। चंपारण में भी नील की ही समस्या थी। यहाँ तिनकठिया प्रथा लागू थी। इसका मतलब था कि हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। एकदम। और दाम यहाँ भी सही नहीं मिलता था। तभी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। और उनके आते ही आंदोलन का तरीका पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। गांधी जी ने हिंसा या प्रदर्शन की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और रिकॉर्ड करना शुरू किया। हजारों किसानों के बयान दर्ज किए गए। ये विरोध का बिल्कुल नया तरीका था, तथ्यों और सबूतों के आधार पर लड़ाई लड़ना। यही गांधी जी की खासियत थी। सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा था। और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, एक जांच कमेटी बनी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे और तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चंपारण ने गांधी जी को भारत के किसानों का सबसे बड़ा नेता बना दिया और बिहार को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया। लेकिन हर आंदोलन का अंत इतना सकारात्मक नहीं हुआ। 1921 का मोपला विद्रोह इसका एक दुखद उदाहरण है। हाँ, ये केरल के मालाबार तट पर हुआ। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी जटिल है। यहाँ ज्यादातर काश्तकार यानी खेती करने वाले मुस्लिम थे, जिन्हें मोपला कहते थे, और जमींदार ज्यादातर हिंदू थे। लड़ाई लगान और शोषण को लेकर ही थी। और ये राष्ट्रीय आंदोलन से भी तो जुड़ा था। हाँ, इसकी शुरुआत खिलाफत और असहयोग आंदोलन के साथ ही हुई थी। गांधी जी और शौकत अली जैसे नेताओं ने यहाँ का दौरा भी किया था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब अंग्रेजों ने दमन तेजी से शुरू किया और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेतृत्व के अभाव में आंदोलन दिशाहीन हो गया। और उसने एक सांप्रदायिक रूप ले लिया। दुर्भाग्य से हाँ, जो लड़ाई शोषण के खिलाफ थी वो हिंसक और सांप्रदायिक हो गई, और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया। ये दिखाता है कि सही नेतृत्व के बिना एक सही मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन भी कैसे भटक सकता है।
बिल्कुल। इसके अलावा 2 और छोटे आंदोलनों को भी याद रखना जरूरी है। एक था एका आंदोलन, जो 1921 में ही अवध में हुआ। नेता थे मदारी पासी। और मुद्दा था तय लगान से 50% ज्यादा वसूली। सही। और दूसरा था आजादी से ठीक पहले 1946 में बंगाल का तेभागा आंदोलन। तेभागा मतलब 3 भाग? हाँ, ये बटाईदार किसानों का आंदोलन था। उनकी मांग थी कि फसल के 3 हिस्से हों, 2 उन्हें मिले और सिर्फ 1 जमींदार को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब परीक्षा के लिए इन सभी की मुख्य बातों को एक साथ फटाफट दोहरा लेते हैं। जरूर। नील विद्रोह 1859 बंगाल, नेता दिगंबर और विष्णु बिश्वास। पावना विद्रोह 1873 बंगाल, नेता ईशान चंद्र रॉय, और ये एक कानूनी लड़ाई थी। दक्कन उपद्रव 1875 महाराष्ट्र, और हथियार था सामाजिक बहिष्कार। फिर आता है गांधी युग। चंपारण 1917 बिहार, नेता महात्मा गांधी। 1918 गुजरात, नेता पटेल और गांधी। मोपला विद्रोह 1921 केरल के मालाबार में, नेता अली मुसल्लियार। और बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात, नेता सरदार पटेल। अब देखते हैं कि इन पे सवाल कैसे बनते हैं। पहला सवाल, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। आम लोग पढ़ चुके हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने 1928 के सत्याग्रह के बाद। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल में। और हिंदू पैट्रियट अखबार किस विद्रोह से जुड़ा था? नील विद्रोह से। देखिए, सवाल सीधे सीधे बनते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इन सभी आंदोलनों की यात्रा का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष साफ है। पहला, नेतृत्व बदला। आंदोलन स्थानीय नेताओं से शुरू होकर गांधी और पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में आ गया। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को शहरों से निकालकर भारत के गांवों तक, खेत खलियान तक पहुंचा दिया। किसान को समझ आया कि उसकी असली लड़ाई सिर्फ किसी जमींदार से नहीं, बल्कि उस ब्रिटिश साम्राज्य से है जो इस पूरे तंत्र को चला रहा है। और अंत में शक्ति का एहसास। हाँ, किसानों ने अपनी संगठित शक्ति को पहचाना। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर वो एक हो जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। और यही चेतना आगे चलकर भारत की आज़ादी का आधार बनी। जाते जाते हमारे उन श्रोताओं के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसान आंदोलनों की भूमिका और उनके बदलते स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो साथियों, ये था भारत में किसान आंदोलन का एक विस्तृत विश्लेषण। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। आप देख रहे थे ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।